हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल नॉलेज टाइम मैनेज राज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, यानी कि वो शांति वार्ता जो प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद पेरिस में हुआ था। पर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको कोई टॉपिक में चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये है यूरोप का मैप। तो मैं आपको एक बार टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार यूरोप का मैप दिखा देता हूँ। तो ये आपको मैं पहले वीडियो में भी दिखाया था। तो ये देखिए, ये है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये शांति वार्ता हुई थी। ये पेरिस, ये जगह याद कर लीजिए। और इस वार्ता में जर्मनी और सोवियत यूनियन जो था, तब रूस जो था, रूस, आपको एक बार रूस का मैप दिखाया था। ये रूस जो है, ये सोवियत यूनियन बन गया था तब तक, और ये इसे बुलाया नहीं गया था। जर्मनी और रूस को इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया नहीं गया था। और कम से कम 32 देशों ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो ये है यूके, इंग्लैंड जो है, जर्मनी, और फिर ये फ्रांस, ये है इटली, और फिर ये जहाँ पर ऑस्ट्रिया। तो ये सब कुछ मुख्य देश हैं जो वर्ल्ड वार 1 में शामिल थे, और फिर टर्की का भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा ये रहा। तो चलो अब हम शुरू करते हैं टॉपिक को। तो ये रहा। तो ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था जनवरी 1919 में, क्योंकि नवंबर 1918 में 11 नवंबर के दिन ये खत्म हुआ था वर्ल्ड वार 1। तो उसके बाद जनवरी 1919 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ पेरिस में। 32 देशों ने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, और कुछ 32 देशों में से 4 जो मुख्य नेता थे इस कॉन्फ्रेंस के हेड, इसमें से पहले थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, और फिर दूसरे थे फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंटियू। सबसे ज़्यादा उम्र इन्हीं का था, और यही अध्यक्ष थे इस कॉन्फ्रेंस के। उसके बाद एक और व्यक्ति जो बहुत विशेष था इसमें, वो थे वुड्रो विल्सन, जो यूएसए के राष्ट्रपति, जिन्होंने ही ऑर्डर दिया था यूएसए का वार में आने के लिए। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति इस कॉन्फ्रेंस में थे इटली के प्रधानमंत्री वी ऑरलैंडो। मैं आपको एक बार इनका फोटो दिखा देता हूँ। तो ये है उनकी तस्वीर। तो ये है वी ऑरलैंडो इटली के, लॉयड जॉर्ज इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जॉर्ज क्लेमेंटियू फ्रांस के, और वुड्रो विल्सन यूएसए के राष्ट्रपति। एक बार देख लीजिए इनकी तस्वीर। तो इन सबको मिलाकर द बिग फोर भी कहा जाता था, द बिग फोर। तो मैं जब भी बिग फोर कहूँगा तो आप समझ लीजिएगा मैं इन चारों नेता का बात कर रहा हूँ। तो अब हम अगर बताएं, तो अब इन कॉन्फ्रेंस में मुख्य काम था कि जो देश हार गए हैं तो उन्हें वापस रीशेप करे, और यूरोप में जो नए नए देश बने हैं उन्हें मान्यता मिले। तो इसमें 5 मुख्य ट्रीटी साइन की गई थी। तो पहली ट्रीटी थी द ट्रीटी ऑफ वसे। तो उस ट्रीटी को शुरू करते हैं अब। जो ट्रीटी ऑफ वसे था, ये 28 जून को साइन किया गया था जर्मनी के द्वारा, और जर्मनी का नाम बदल के रख दिया गया वेमार रिपब्लिक। जर्मनी का नाम बदल दिया गया, और ये है ट्रीटी ऑफ वसे। अब शुरुआत करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वसे 28 जून को साइन हुआ, और ये जगह था वसे में। वसे एक जगह है जो पेरिस से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये जगह पे पैलेस है, रॉयल पैलेस, जहाँ पर पहले राजा रानी रहते थे। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में, तो उससे पहले राजा रानी उसी महल में रहते थे। तो वहाँ पर साइन किया गया था, और ये बहुत बड़ा ड्राफ्ट था। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ प्रोविजंस को पढ़ते हैं। तो एक था एल्सेक लोरेन। ये बहुत महत्वपूर्ण किस्सा था, जो मैं आपको बताया हूँ पहले भी, कि जो फ्रांस का से छीन लिया गया था जो एल्सेक लोरेन फ्रैंको प्रूसियन वार में। तो इसमें सबसे पहले एल्सेक लोरेन को फ्रांस को लौटाया गया। एल्सेक लोरेन तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था फ्रांस की इकोनॉमी के लिए, वहाँ पर बहुत से माइंस थे। तो पहले इसे लौटाया गया, और फ्रांस को तब जाकर लगा कि उनका बदला पूरा हुआ। उसके बाद एक और था कि क्या था कि जर्मनी जो था, वो जब एल्सेक लोरेन से पीछे हट रहा था युद्ध के अंत में 1918 में, जब वो युद्ध हार रहा था, तो जून के महीने में उन्होंने एल्सेक लोरेन के महत्वपूर्ण माइंस पे आग लगा दिया था, जिससे कि वो सब जल गई थी, और नुकसान बहुत हुआ था उन माइंस का। तो उसकी भरपाई पूरा करने के लिए सार वैली नाम का एक इलाका है जो जर्मनी में था, और यहाँ भी बहुत माइंस में इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले इसे 15 साल के लिए सार वैली को लीग ऑफ नेशंस के अंदर रखा गया। लीग ऑफ नेशन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पर ये जान लीजिए जैसे कि अभी यूएन है, तो वैसे ही लीग ऑफ नेशन था, बनाया गया था वर्ल्ड वार 1 के बाद। ये भी इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के कारण ही बना था। तो 15 साल तक इसके कंट्रोल में रखा गया।
सार वैली को, और तब तक के लिए 15 साल तक फ्रांस के पास पूरा अधिकार दे दिया गया इसे यूज़ करने का, इन माइंस को, फ्रांस और बेल्जियम को। और फिर 15 साल बाद यहाँ पर प्लेबसाइट हुआ जिसमें हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। उसके बाद बेल्जियम को मैं आपको एक बार समझा दूँ बेल्जियम क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में। तो आपको एक और मैप दिखा रहा हूँ। तो ये रहा बेल्जियम, और ये बेल्जियम अगर आप देखेंगे तो अगर किसी भी सेना को अगर जर्मनी से होते हुए अगर पेरिस पे हमला करना है तो उन्हें बेल्जियम पार करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको ये जर्मनी से होते हुए जाना है इंग्लैंड के लंदन में समुद्री हमला करने तो भी आपको बेल्जियम पार करना पड़ेगा। तो बेल्जियम न्यूट्रल देश था पर बहुत इंपॉर्टेंट देश था ज्योग्राफिकली, तो उसे और ताकतवर बनाने का टैग किया गया। और इसके लिए क्या किया गया, यूपेन मैलमेडी और मोस्टनेट नाम के जो इंपॉर्टेंट जगह थे जर्मनी के उसे दे दिए गए बेल्जियम को। कारण एक ही था, बेल्जियम को थोड़ा ताकतवर बनाना, बेल्जियम की सेल्फ सेफ्टी के लिए। और फ्रांस का भी यही मेन मोटिव था कि फ्रांस अपनी सिक्योरिटी बनाए। उसके बाद एक और सिक्योरिटी के लिए फ्रांस ने क्या किया, राइन रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जर्मनी का, और ये रिवर एक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बफर बना दिया गया। बफर मतलब दो देशों के बीच एक ऐसा इलाका जहाँ पर कोई भी देश अपना सेना नहीं रख सकता है। तो जर्मनी के अंडर ही था, पर जर्मनी वहाँ पर अपना एक मामूली से एक जन को, एक आर्मी मैन को भी नहीं रख सकता था। ऐसा हालत कर दिया गया जर्मनी का वहाँ पर राइनलैंड में। राइन रिवर का जो पश्चिमी भाग था उसे परमानेंटली के लिए उसे डिमिलिटराइज कर दिया गया। वहाँ पर एक टुकड़ी तक भी नहीं थी जर्मनी की और एक कैंप भी नहीं था। और जो पूर्वी भाग था राइन रिवर का, उसका 50 किलोमीटर के रेडियस तक का इलाका को डिमिलिटराइज कर दिया गया। इससे फ्रांस को बहुत फायदा हुआ और जर्मनी के लिए बहुत घातक भी हो सकता था, क्योंकि बाद में अगर फ्रांस को हमला करना था तो फ्रांस आराम से इस पर कब्जा कर सकता था। उसके बाद अब हम आते हैं और इम्पॉर्टेंट जगह पे। तो अब जिन्हों मैं आपको जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ये फ्रेंच यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में, तो आपको मैं तो तो पता चलेगा वो चलेगा कि सेल्फ्रिक हॉस्टिंग का विवाद हुआ था, जो डेनमार्क और जर्मनी के बीच बहुत सालों से दुश्मनी का मामला था सेल्फ्रिक का। यहाँ पर डैनिश स्पीकिंग लोग रहते थे और पर यहाँ पर जर्मनी का कब्जा था। तो सबसे पहले डेनमार्क को ये सेल्फ्रिक लौटाया गया। और एक और हॉस्टी नाम का इलाका था, हॉस्बिक नाम का, यहाँ पर वोटिंग कराया गया। वोटिंग में हालांकि जर्मनी जीता, तब भी यहाँ पर वोटिंग कराया गया था और कुछ दिनों तक यहाँ पर डेनमार्क का कब्जा रखा गया था। उसके बाद ईस्टर्न फ्रंट पे भी जर्मनी को मेन मुद्दा ही यही था कॉन्फ्रेंस ट्रीटी ऑफ वर्साई का, कि जर्मनी को हर तरफ से कमज़ोर कर दिया जाए, कि जर्मनी फिर बाद में कभी खतरा ना बने किसी भी देश के लिए। सबसे पहले वेस्टर्न फ्रंट पे उसे कमज़ोर बनाया गया, और फिर उसके बाद नॉर्दर्न फ्रंट पे फिर कमज़ोर बनाया गया, और अब ईस्टर्न फ्रंट पे भी किया गया। तो ईस्टर्न फ्रंट पर क्या किया गया, पोलैंड नाम का एक देश बनाया गया। उससे पहले पोलैंड नाम का कोई देश था ही नहीं यूरोप में। जो आज का जो पोलैंड है उस देश को वैसे बनाया गया, वार्सा उसकी राजधानी रखी गई, और डांजिक कॉरिडोर बनाया गया। तो जो डांजिक नाम का इंपॉर्टेंट शहर है जो पहले जर्मनी के पास था, तो उसे छीन कर लीग ऑफ नेशंस के अंदर रखा गया, और वो कोई भी देश उसका इस्तेमाल कर सकता था। तो जर्मनी के ट्रेडर्स के लिए बहुत झटका लगा था। उसके बाद पोलैंड को बनाया गया। तो ये बहुत जर्मन मान नहीं पाए थे कि जो जर्मन रह रहे थे पोलैंड में, तो वो जर्मन्स को लगा था इनका धोखा हुआ है। उन्हें अपने मदर कंट्री जर्मनी जिससे वो बिलोंग करते थे उन्हें दूर रखा गया था। उसके बाद एक चेकोस्लोवाकिया को भी बनाया गया, जो आज के ज़माने में तो देश है यूरोप में, चेक और स्लोवेक नाम की। तो उन दोनों देशों को जोड़कर चेकोस्लोवाकिया बनाया गया, और इसके अंदर भी कुछ और छोटे छोटे, तो हंगरी से भी कुछ इलाका को जोड़ा गया, और जर्मनी से भी, और इसे बनाया गया चेकोस्लोवाकिया। तो इसे सुडेटन लैंड नाम का एक इलाका दिया गया। जब मैं आपको हिटलर के बारे में पढ़ाऊँगा तो हिटलर का एक मोटिव ये भी था सुडेटन लैंड को अपने कब्जे में रखना। क्योंकि ये कोल माइंस और आयरन माइंस से बहुत रिच था, तो इसे चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया। जर्मनी को यहाँ पर भी झटका लगा। तो अपना देखिए किस तरीके से जर्मनी जो युद्ध हार गया उसे किस तरीके से कमज़ोर बनाने का पूरा प्लानिंग किए हुए थे ये जितने भी देश थे। तो चेकोस्लोवाकिया दे दिया गया, अब अलग बना दिया गया। उसके बाद आप मिलिट्री से भी अब देखिए हम, तो मिलिट्री वाइज भी जर्मनी को आर्मी से भी कमज़ोर कर दिया गया। कैसे किया गया, सबसे पहले जर्मनी कभी भी अपनी सेना 1 लाख से अधिक नहीं रख सकता है। जर्मनी एक बहुत बड़ा देश है, और जर्मनी जैसे देश के लिए 1 लाख सेना रखना वो कहीं भी सही नहीं है उसकी सिक्योरिटी के लिए।
उसके बाद उसकी नेवी जो थी, जो इंग्लैंड के लिए खतरा बन रहा था, उसे भी कम कर दिया गया और सिर्फ 15,000 सैनिकों का ही लिमिट रखा गया उसकी नेवी में। 15,000 सैनिक और 36 बैटलशिप, 36 बैटलशिप से ज़्यादा वो रख नहीं सकता था। उसके अलावा सबमरीन तो पूरा ही ख़त्म कर दिया गया, सबमरीन्स को पूरा इंग्लैंड ने जब्त कर लिया और नील कैनाल को भी बंद कर दिया गया जहाँ पर सबमरीन्स को रखा जाता था जर्मनी में। उसके अलावा कंस्क्रिप्शन लॉ, इस लॉ कानून का मतलब ये है कि हर युवा जो है उस देश से ट्रेनिंग में जाता था। पहले के ज़माने में क्या था, जो अभी भी कुछ देशों में कि एक युवक को इस देश में 3 से 4 साल के लिए ट्रेनिंग करना पड़ता था, आर्मी में काम करना पड़ता था, जिससे कि ज़रूरत के वक्त वो देश के लिए लड़े। भारत में भी कुछ इसके प्रोविज़न दिए हुए हैं। ये अगर भारत के बिहार का हालत ख़राब हो जाते हैं फ्यूचर में, तो वहाँ पर भी कंस्क्रिप्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और इजराइल और कोरिया में आज भी ये सब फॉलो किया जाता है कंस्क्रिप्शन लॉ। तो मतलब कि कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग अब जर्मनी में किसी को नहीं मिल सकती है। सेल्फ डिफेंस सीखने का भी अब जर्मनी में किसी को परमिशन नहीं है। उसके बाद जर्मनी का जो जनरल स्टाफ था उसे अबॉलिश कर दिया गया। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं बताता हूँ। जब जर्मनी ने सरेंडर किया था तो एक तुरंत बोला गया जर्मनी को कि अपने जनरल को तुरंत हटा दे पोस्ट से। जैसे ही जर्मनी सरेंडर किया तो उसे करना भी पड़ा था। उसके बाद एयरक्राफ्ट भी जर्मनी से ले लिए गए। जर्मनी के पास मैंने पिछली वीडियो में बताया है जेपलिन्स और इंटरप्टर गियर नाम के खन्नाक जहाज थे, एरोप्लेन्स थे, तो उन्हें जब्त कर लिया गया। कारण सिर्फ एक ही था कि जर्मनी को पूरा कुचल लिया जाए। उसके अलावा एक और चीज़ हुआ, वो था वार इंडेमनिटी, मतलब मुआवजा। युद्ध हुआ, युद्ध में बहुत नुकसान झेला सब देशों ने। अब किसी एक देश को ये नुकसान उठाना था, क्योंकि सब अब जीते हुए देश भी ये नुकसान नहीं उठा रख सकते थे। तो $33 बिलियन नाम का पेनल्टी डाला गया जर्मनी के ऊपर। और ये इतना बड़ा पेनल्टी था कि इसका अंतिम इंस्टॉलमेंट 2010 में दिया गया, अक्टूबर के महीने में। सोचिए 1919 में हुआ ये कॉन्फ्रेंस और ट्रीटी साइन हुआ 1919 में, और 2010 में जाकर ये ख़त्म हुआ इसका ये इंस्टॉलमेंट। तो सोचिए कितना बड़ा हुआ होगा। और ये बहुत बड़ी गलती हो कर दिया था अलाइड देशों ने, जिसके कारण हिटलर का उदय हुआ। उसके बाद जर्मनी के कुछ कॉलोनीज भी थे पैसिफिक ओशियन में और कुछ अफ्रीका में भी, तो उन सब कॉलोनीज को छीन लिया गया जर्मनी से और बाकी सब देशों ने अपने अंडर कर लिया। मतलब उन कॉलोनीज को आज़ाद करने का मांग रखा गया था, पर फ्रांस और इंग्लैंड ने उसे अपने कॉलोनीज का हिस्सा बना लिया। उसके बाद जर्मनी को कुछ चाइना में, मोरक्को में, अफ्रीका में कुछ स्पेशल ट्रेडिंग राइट्स भी थे उसके व्यापारियों के लिए, पर जर्मनी से वो राइट्स भी छीन लिए गए। उसके बाद अब एक और चीज़ हुआ, जर्मनी के राजा थे केसर विलियम II, उन्हें वार क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब युद्ध का दोष उन्हें दिया गया, उन्हें क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया और उन्हें ये बोला गया कि अगर वो पकड़े गए, वो भाग गए थे वैसे युद्ध के बाद, तो अगर उन्हें पकड़ लिया जाएगा तो उन पर केस चलेगा इंटरनेशनल कोर्ट में। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि वो कौन सा देश था जहाँ पर केसर विलियम भागे थे जर्मनी छोड़कर? आपको ये कमेंट में बताना है वो कौन सा देश था जहाँ पर केसर विलियम जर्मनी छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस को भी बनाया गया और लीग ऑफ नेशंस का मुख्य कारण यही था कि युद्ध को रोका जा सके। उसके बाद कुछ और पीस ट्रीटी भी थे, क्योंकि जर्मनी सिर्फ नहीं था यहाँ पर, ऑस्ट्रिया हंगरी ओटोमन एम्पायर के रूप में और भी कुछ देशों ने लड़ा था, तो उनके साथ भी ट्रीटी साइन किया गया। तो उसमें से वो सब ट्रीटी का नाम था, ऑस्ट्रिया के साथ साइन किया गया ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन, हंगरी के साथ साइन किया गया ट्रीटी ऑफ ट्रियानम, रोमेनिया के साथ ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट, बुल्गारिया के साथ ट्रीटी ऑफ नियोली और टर्की के साथ 2 ट्रीटी साइन किए गए। पहले किया गया सेब्रेस और फिर लॉसाने। अब इन सब ट्रीटी को जानते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रिया का बात करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी पहले का एम्पायर था। तो पहले अब क्या कर दिया गया, ऑस्ट्रिया हंगरी को तोड़ दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। अब 2 अलग देश बनाए गए और ऑस्ट्रिया हंगरी को भी अब पेनल्टी पे करना था। जैसे जर्मनी को पेनल्टी देना था वैसा इन्हें भी देने के बोला गया। उसके बाद इनकी पॉपुलेशन 1/3 तक कम कर दी गई। युद्ध से पहले की जिनकी पॉपुलेशन थी ऑस्ट्रिया हंगरी की, और युद्ध के बाद जब उनकी देखा गया ऑस्ट्रिया और हंगरी का, तो उसको 1/3 ही बचा था पॉपुलेशन में। उसके अलावा नेवी पूरा ख़त्म कर दिया गया, और जिसके कारण आज भी ये 2 देश लैंडलॉक्ड है। और फिर सर्बिया को बड़ा बना दिया गया और यूगोस्लेविया कर दिया गया, यूगोस्लेविया। सर्बिया में कई देश जोड़े गए, बॉस्निया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, और इन सब देशों को जोड़कर
यूगोस्लेविया बनाया गया। उसके अलावा और भी कई ट्रीटीज साइन हुए, तो उनका बात करते हैं। तो अब क्या हुआ, यूगोस्लेविया बना तो रोमेनिया से भी ट्रीटी साइन किया गया था, और रोमेनिया को बहुत फ़ायदा हुआ इस ट्रीटी ऑफ बुचारेस्ट से, क्योंकि रोमेनिया लड़ा था अलाइज की तरफ से। तो रोमेनिया को मिला ये सब देश, ट्रांसल्वेनिया, बुकोविना और बेसारबिया। उसके बाद अब टर्की का बात करते हैं, ओटोमन एम्पायर। तो जो ओटोमन एम्पायर था उसमें उसे बहुत कमज़ोर बना दिया गया, उसे बहुत कम कर दिया गया, उसके जो खलीफा को जारी रखा गया, पर नाम के बराबर उसे ताकत दिया गया। और ट्रीटी ऑफ सेब्रिस बहुत अपमानजनक था, इसके कारण तुर्की में जो था बहुत विद्रोह हुए, और विद्रोह में मुस्तफा कमाल पाशा का उदय हुआ। ये आईजी थे अंकारा के, इन्होंने विद्रोह किया और 3 साल तक युद्ध लड़ा, और अंत में 1922 में इन्होंने तुर्की को बहुत से इलाके वापस दिलाए, और बाद में फिर ट्रीटी ऑफ लोसाने साइन किया। इसके तहत तुर्की को थोड़े और इलाके वापस मिल गए, और तुर्की को अब वार इंडेमनिटी सब पे नहीं करना था। तो तुर्की को कुछ लिखा था, जैसे कि अर्मेनिया और अजरबैजान जैसे इलाके पे तुर्की ने अपना क्लेम छोड़ दिया। सोवियत यूनियन को काश और बाटूम मिला, और फिर अरेबिया से भी तुर्की का चला गया, और सबसे बड़ी बात, जो उनका खलीफा था उसकी सत्ता भी खत्म हो गई, और राजधानी इस्तांबुल से चेंज करके अंकारा रख दिया गया। और उसके बाद फिर बहुत विकास हुआ तुर्की का। तो ये था पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम वसई ट्रीटी और बाघेर ट्रीटी का मेरिट और डीमेरिट करेंगे, और फिर हम ये उन लीग ऑफ नेशंस को जानेंगे। तो तब तक के थैंक यू।